हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम 321। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक एनिसोल की रासायनिक अभिक्रियाएं वो पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में रासायनिक अभिक्रियाएं पूछी जाती है और एनिसोल की रासायनिक अभिक्रियाएं एग्जाम की दृष्टि से होती भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा देता हूं एनिसोल की रासायनिक अभिक्रियाओं को। सबसे ही पहले आप देखिए एनिसोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया। आप इसमें पढ़ेंगे एनिसोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही। जो एनिसोल होता है वो अनुनाद श्रृंखला के कारण इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कौन सी होती है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण को समझते हैं। अगर आप एनिसोल का हैलोजनीकरण यानी कि किसी भी हैलोजन से क्रिया कराएंगे, चाहे ब्रोमीन से, चाहे आयोडीन से, चाहे क्लोरीन से, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ब्रोमो एनिसोल प्राप्त होता है। जो बेंजीन रिंग होती है, सबसे पहले आपको ऑर्थो और पैरा पोजीशन भी पता होना बहुत जरूरी है। आप पहले ऑर्थो और पैरा पोजीशन समझिए। ये जो बेंजीन रिंग होती है, ये जो बेंजीन रिंग होती है, इस पे जहां भी क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ होता है, जैसे एनिसोल की बात करूं, एनिसोल OCH3, ये एनिसोल है। तो बेंजीन की अगर आपने यहां क्रियात्मक समूह जोड़ा है OCH3, किसी भी जगह आप जोड़ सकते हैं, तो उससे नेक्स्ट पोजीशन चाहे इधर की साइड चाहे इधर की साइड वो ऑर्थो पोजीशन होती है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना। उससे नेक्स्ट पोजीशन इधर ये मेटा पोजीशन, चाहे इधर से आएंगे तो ये मेटा पोजीशन, इधर से आएंगे ये ऑर्थो, ये मेटा, और सबसे नीचे वाली पोजीशन पैरा होती है। जो एनिसोल होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही विस्थापन अभिक्रिया देती है और हमेशा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही तत्व आगे जुड़ता है, मेटा पोजीशन पे नहीं जुड़ता। इसका कारण होता है अनुनाद। अनुनाद के कारण ये होता है क्योंकि यहाँ घनत्व ज्यादा हो जाता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे अनुनाद श्रृंखला के कारण। इसलिए जो भी तत्व एनिसोल की रासायनिक क्रिया आप पढ़ोगे वो ऑर्थो और पैरा पे ही पढ़ते हैं। तो आइए समझ लेते हैं किस तरीके से। इस उदाहरण को मैं समझा देता हूं, चलिए देख लेते हैं। आइए अब पढ़ लेते हैं इसकी ऑर्थो हैलोजनीकरण अभिक्रियाओं को। देखिए ये लिया आपने एनिसोल, ये एनिसोल का फार्मूला होता है बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3, ये एनिसोल होती है, एरोमेटिक ईथर होती है। ये एरोमेटिक ईथर, इसका सामान्य नाम आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैथिल, क्योंकि ये मैथिल समूह होता है, और नीचे फेनिल समूह है, मैथिल फेनिल ईथर, इसे मैथिल फेनिल ईथर भी कहते हैं। जब आप इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से कराते हैं, Br2 से, ब्रोमीन से कराते हैं CH2 विलयन की उपस्थिति में, कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में कराते हैं, तो देखिए होता क्या है। ये जो बेंजीन रिंग होती है एनिसोल पे, एनिसोल तो ऐसे ही रहता है, इसकी बेंजीन रिंग अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसको ऑर्थो पोजीशन पे Br का अणु, मेटा पैरा पोजीशन पे Br का अणु आके, सॉरी पहले तो एक मिश्रण प्राप्त होता है, ये मिश्रण प्राप्त होता है, ये बना ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन आया ना, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, ये बना ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, प्लस मिश्रण बनता है, प्लस पैरा पोजीशन पे भी ब्रोमीन आके जुड़ जाती है। अब आप देखिए कैसे जुड़ते हैं, ये भी समझिए। जहां भी Br का अणु आके जुड़ता है, ऑर्थो पोजीशन पर आके जुड़ा, यहां से हाइड्रोजन एक निकल जाती है, एक हाइड्रोजन का अणु निकल जाता है और HBr के रूप में बाहर हो जाता है। यहां से एक Br हट जाती है, दो है ना Br के अणु, एक Br और बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन, ये दोनों HBr के रूप में बाहर हो जाती है और Br का अणु ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाता है। इसी तरीके से ब्रोमीन का अणु पैरा पोजीशन पे आके जुड़ जाता है, इसे कहते हैं पैरा ब्रोमो एनिसोल, पैरा ब्रोमो
एनिसोल। इसका आप सामान्य नाम ऐसे भी लिख सकते हैं, आईयूपीएसी नाम 1 2 पोजीशन पे BRI, तो 2 ब्रोमो एनिसोल, एनिसोल इसे कहते हैं 2 ब्रोमो एनिसोल। आपको सारे नाम पता होना चाहिए, कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि एनिसोल से आप 2 ब्रोमो एनिसोल प्राप्त करिए, ठीक है ना। और इसे क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो ये हो जाती है 4 ब्रोमो एनिसोल, 4 ब्रोमो एनिसोल। सारे नाम आप पे लिखने आने चाहिए, सारे नाम आप पे लिखने आने चाहिए। तो इस तरीके से ये बनती है हैलोजनीकरण अभिक्रिया। और अगर आप मुख्य रूप से पैरा वाली होती है, मुख्य रूप से कौन बनती है पैरा पोजीशन वाली, ये गौण रूप में बनती है, यानी कि ना के बराबर इन दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन ये ना के बराबर होती है। ज्यादातर मात्रा में कौन बनती है पैरा पोजीशन वाली। इसकी जगह CH2 की जगह आप CH3COOH का विलयन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये भी विलयन इस्तेमाल कर सकते हैं, तब भी यही अभिक्रिया होती है। तो ये पढ़ी आपने हैलोजनीकरण एनिसोल की। आइए दूसरी रिएक्शन को देख लेते हैं। चलिए दूसरी रिएक्शन को देखते हैं। दूसरी जो इसका रासायनिक गुण होता है वो है नाइट्रीकरण। अब आप नाइट्रीकरण देखिए, नाइट्रीकरण जो अभिक्रिया होती है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में होती है और सांद्र HNO3 से क्रिया होती है। जो क्रिया आपने फिनोल के साथ, सेम फिनोल के साथ जो अभिक्रिया आपने पढ़ी है वही सेम एनिसोल की अभिक्रिया हो रही है। यही अंतर क्या है, बस इसमें एनिसोल का अणु रखना है और फिनोल वाले में फिनोल का अणु रखना है। चाहे तो आप फिनोल के रासायनिक गुण याद कर लीजिए, वही सेम एनिसोल के हैं। देखिए आपने जो फिनोल में नाइट्रीकरण पढ़ा था सेम वो भी एनिसोल का वही होता है। आइए मैं करके दिखा देता हूं। ये लिया आपने एनिसोल, इसकी क्रिया आप करा रहे हैं HNO3 से और सांद्र होते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। ये भी सांद्र ही लेना है। ऐसे करने पे जो होता है मिश्रण ये प्राप्त होता है ऑर्थो पोजीशन पे ही और पैरा पोजीशन पे ही OCH3, क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया चल रही है। तो ऑर्थो पोजीशन पे अब होता क्या है आप मैं समझाऊंगा। NO2 का अणु जुड़ जाता है प्लस प्लस एक बनता है पैरा पोजीशन पे, NO2 का अणु जुड़ जाता है पैरा पोजीशन पे। अब आप ये क्या बना है इसे लिखेंगे ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल, ये बनता है ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और ये बनता है पैरा नाइट्रो एनिसोल। ये पैरा नाइट्रो एनिसोल दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन बात वही है मुख्य रूप से पैरा पोजीशन वाला प्राप्त होता है। ये होता है मुख्य और ये होता है गौण, यानी कि ये कम मात्रा में मिलता है और इस मिश्रण में से पैरा पोजीशन वाला मुख्य होता है। अब ये बनी कैसे ये भी समझिए। हुआ क्या था इसको समझिए। एक हाइड्रोजन का अणु ऑर्थो पोजीशन से और एक हाइड्रोजन का अणु ये दो हो गए और एक ऑक्सीजन का अणु ये। तो देखिए यहां से जल बाहर हो जाता है। क्या बाहर हो गया जल, जल का अणु बाहर हो जाता है। इसी तरीके से अगर पैरा पोजीशन वाला बनता है तो पैरा पोजीशन की हाइड्रोजन बाहर हो जाती है और एक हाइड्रोजन ये ही बाहर हो जाती है और एक ऑक्सीजन का अणु बाहर हो जाता है। तो पूरा का पूरा जल बाहर हो जाता है और NO2 बचता है, वो NO2 पोजीशन यहां आके जुड़ जाती है। इस तरीके से ये होती है इसकी नाइट्रीकरण अभिक्रिया। सेम यही फिनोल की होती है, बस अंतर क्या होता है यहाँ OH ये एनिसोल की जगह फिनोल होती है OH। सेम अभिक्रिया यही होती है, बस एनिसोल की जगह क्रियात्मक समूह OH आता है। तो ये आपका ये होता है चाहे फिनोल से आए चाहे एनिसोल से आए, सेम रिएक्शन यही है। तो ये हुई नाइट्रीकरण। आइए अब समझाता हूं तीसरी अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। इसकी एनिसोल की फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को देख लेते हैं।
चलिए फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को पढ़ते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया होती है। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये आपने फिनोल वाले चैप्टर में भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पढ़ी थी और मैंने बहुत अच्छे से समझाई थी, यहाँ भी समझाऊंगा। होता क्या है, सबसे दो तरह की इसमें अभिक्रिया आपके कोर्स में, एक एल्किलीकरण और एक एसिटिलीकरण। नाम से भी आती है एल्किलीकरण अभिक्रिया को समझाइए या एसिटिलीकरण अभिक्रिया को समझाइए। तो अगर आता है एल्किलीकरण, इसका मतलब होता है, देखो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया जब भी आती है बस आपको एक बात याद रखनी है, इसके लिए आपको तीन तत्व चाहिए। बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न, देखो एनिसोल बेंजीन का व्युत्पन्न है, फिनोल भी बेंजीन का व्युत्पन्न है, टॉलुइन भी बेंजीन का व्युत्पन्न है। तो जब भी बेंजीन के व्युत्पन्न से अभिक्रिया होती है, एक तो बेंजीन का व्युत्पन्न चाहिए, एनिसोल ले लिया ले लेते हैं एनिसोल, ये बेंजीन का व्युत्पन्न होता है OCH3। फिनोल भी ले सकते हैं इसकी जगह, टॉलुइन भी ले सकते हैं इसकी जगह, ठीक है ना। तो ये हुआ बेंजीन का व्युत्पन्न। नंबर एक तत्व तो आपको चाहिए कोई बेंजीन का व्युत्पन्न हो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के लिए। दूसरा तत्व आपको चाहिए, अगर एसिटिलीकरण कर एल्किलीकरण कर रहे हैं तो क्या एल्किल क्लोराइड चाहिए, यानी कि मैथिल क्लोराइड ले लो। इसमें क्या ले लेते हैं, मैथिल क्लोराइड CH3, ये जरूर चाहिए। C2H5 भी लिख सकते हैं, देखो ये लिखा एनिसोल की क्रिया मैथिल क्लोराइड, इसमें क्या ले रहे हैं हम, मैथिल क्लोराइड। CH3 को मैथिल कहते हैं, Cl को क्लोराइड, तो मैथिल क्लोराइड जरूर लेते हैं। दो तत्व हो गए। और तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, उत्प्रेरक के रूप में एल्यूमिनियम क्लोराइड लेते हैं, यानी कि उत्प्रेरक के रूप में कौन लेते हैं, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये ले लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में। अब देखिए बनता क्या है, वही ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे होता क्या है, अब आप ये समझिए। अगर ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ता है, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन निकल जाएगी और एक ये Cl का अणु निकल जाएगा, तो HCl बाहर हो जाता है, HCl का अणु बाहर हो जाता है। तो क्या बनता है, अब देखिए क्या बचा, ये हो गया OCH3, और अब ये हमारे पास ग्रुप बचा यहाँ CH3, तो ये CH3 ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ जाता है, इसे कहते हैं ऑर्थो मैथिल, ये मैथिल समूह है ना, ऑर्थो मैथिल एनिसोल, एनिसोल ये बन जाता है। या आप इसे ऐसे भी लिखते हैं, संख्या डाल के 1,2,2 मैथिल एनिसोल, ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा प्लस, अब कौन सा प्राप्त हो जाएगा, पैरा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन वाला मुख्य होता है। एनिसोल आपने लिया और पैरा पोजीशन पे CH3 का अणु आके जोड़ दिया, ये हो जाएगा पैरा मैथिल एनिसोल, पैरा मैथिल एनिसोल। तो इस तरीके से ये फ्रीडल पैरा वाले पर अगर जुड़ता है तो हाइड्रोजन फिर पैरा पोजीशन से निकलती है, यहां से हाइड्रोजन एक और एक ये Cl का अणु, बाहर HCl होना, तो ये मिश्रण प्राप्त होता है जो कि मुख्य रूप से पैरा पोजीशन वाला होता है। ये हुआ एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब हुआ मेथिल क्लोराइड से आपको क्रिया करा देनी है। अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण यही सेम अभिक्रिया है, एसिटिलीकरण को देखिए आप, सेम यही अभिक्रिया जो अभी आपने पढ़ी, बस अंतर क्या होता है, अब के इस पे एसिटिल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, ये भी यही होता है। आपको लेना है बेंजीन का कोई एक व्युत्पन्न पदार्थ, जैसे एनिसोल, क्योंकि एनिसोल की पढ़ रहे हैं हम, एनिसोल ले लिया। दूसरा तत्व आप इस पे ले लीजिए, अब के एसिटिल क्लोराइड लेना है। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र आपको पता हो, फिनोल से भी यही अभिक्रिया होती है, बस अंतर यहाँ OH आ जाता है। टॉलुइन से भी यही अभिक्रिया होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपके कोर्स में टॉलुइन से भी है, बेंजीन से भी है, एनिसोल से भी है, फिनोल से भी है, तो जिससे भी आए सबकी क्रिया विधि सेम है, बस आप इसको समझते रहिए। एसिटिल क्लोराइड होता है CH3COCl, ये सूत्र आप याद रखना। एसिटिल क्लोराइड इसको कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। और तीसरा क्या लेना होता है, निर्जल AlCl3। जब ये तीनों मिलते हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, तीनों का जैसे ही कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो ऑर्थो पोजीशन से, ये देखिए ये ऑर्थो पोजीशन है, या पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन का अणु निकलता है, या तो ऑर्थो पोजीशन से भी निकलता है या पैरा पोजीशन से, एक हाइड्रोजन तो ये निकलती है, और Cl का अणु यहां से निकलता है, Cl का अणु, ये Cl का अणु निकल जाता है, तो HCl इसमें भी बाहर होता है,
क्या बाहर हो जाता है, HCl बाहर हो जाता है। क्या बचा, एसिटिल ग्रुप बचा, एसिटिल। तो अब आप देखिए बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पे, ये तो हुआ एनिसोल OCH3, तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या आके जुड़ जाएगा, COCH3, एसिटिल ग्रुप जुड़ जाएगा, इसे कहेंगे ऑर्थो एसिटिल एनिसोल। एसिटिल ग्रुप कहां जुड़ जाता है, ऑर्थो पोजीशन पे, और प्लस प्लस पैरा पोजीशन पे OCH3, और कहां जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे। मुख्य तो पैरा वाला ही होता है, ये होता है मुख्य। तो ये आपने पढ़ा पूरा का पूरा एनिसोल के इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर बोर्ड में आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन को उदाहरण देकर समझाइए, तो कोई सी भी अभिक्रिया आप लिख सकते हैं। और इसका एक फायदा हो रहा है, जो फिनोल की सेम अभिक्रिया ये फिनोल की भी होती है, बस अंतर क्या होता है, यहाँ इसकी जगह OS समूह जुड़ जाता है, बस यहाँ भी OS जोड़ दिए। तो जो अभिक्रिया आपने ये पढ़ी सेम यही फिनोल की है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे एनिसोल सा आए, चाहे फिनोल सा आए, चाहे टालुइन सा आए, सेम अभिक्रिया यही है, ऊपर क्रियात्मक समूह का अंतर होता है। तो आप अभिक्रियाओं को इस तरीके से पढ़िए कंपेयर करके, तो पढ़ने में केमिस्ट्री बहुत मजा आएगा, आपके समझ में आए होगी। तो मिलता है मेरी नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स।